आज हम उग्रवादी और तिलक मतलब उग्रवादी विचारधारा और तिलक के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि ब्रिटिश सरकार के शोषण के बावजूद कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे वो ब्रिटिश सरकार में आस्था बनाए हुए थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार इतनी अहितकारी नहीं है, वो भारतीयों के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही है और धीरे धीरे विकास को भी प्रोत्साहन दे रही थी। लेकिन जब कांग्रेस में धीरे धीरे जब यह लगने लगा बहुत सारे नेताओं को, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको ये लगने लगा कि अंग्रेज वास्तव में सुधार कार्य करना नहीं चाहते, बल्कि वो उसको सदैव लटकाए रखना चाहते हैं, वो भारत के सच्चे हितैषी नहीं हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर ही एक उग्र विचारधारा का उदय होता है और धीरे धीरे ये विचारधारा उग्रवाद की तरफ बढ़ जाती है। और इनका मानना ये था कि भारत में अंग्रेज कहने से कुछ भी नहीं करेंगे यदि हिंसा का जवाब हिंसा से जब तक नहीं दिया जाएगा, यानी मांगने में नहीं छीनने में सभी को आगे आना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता छीनने से ही मिलेगी, मांगने से नहीं, अनुनय विनय से नहीं। इस तरीके से विचारधारा जो उग्रपंथ को बढ़ावा देती है और लाला लाजपत राय ने तो इसका बहुत समर्थन किया और अंग्रेजों की जो क्रियाकलाप थे वो इस ओर इंगित करते थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों के किसी भी तरह के हितैषी नहीं है। इस प्रकार दो विचारधाराओं का उदय हम देखने को मिलता है, उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा। तो आज हम उग्रवादी विचारधारा के बारे में जानेंगे। उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण, उग्रवाद की उत्पत्ति के दो कारण थे, राष्ट्रीय कारण और अंतर्राष्ट्रीय कारण। इससे तात्पर्य यह है कि वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। तो उसमें राष्ट्रीय कारण में 1892 का अधिनियम, राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था का मिटना, भारत का तीव्र आर्थिक शोषण और अकाल प्लेग आदि के समय सरकार की अकर्मण्यता, सांस्कृतिक नवजागरण और आंग्ल भारतीयों का अहंकारित व्यवहार, आंग्ल भारतीय पत्रों का विरोधी दृष्टिकोण और कर्जन के पूर्व के शासकों के निंदनीय कार्य और कर्जन की दमनकारी नीति। तो इसको हम विस्तार से देखेंगे। पहला था 1892 का अधिनियम। यह अधिनियम पारित तो कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन यह अधिनियम जिस उद्देश्य से पारित किया गया था वह अपने आप को पूर्ण नहीं कर रहा था। इससे भारतीयों को किसी प्रकार का राजनीतिक रूप से लाभ नहीं हो रहा था। तो इस अधिनियम के विरुद्ध विभिन्न जो युवा कांग्रेसी थे उनके अंदर इस अधिनियम के प्रति असंतोष था, क्योंकि यह वास्तविक रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रहा था। दूसरा था राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था का मिटना। तो उग्र विचारधारा और के जो लोग जो नेता थे वो इस बात को मानते थे कि अंग्रेजों के सामने सदैव हाथ फैलाए रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे अंग्रेज किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने जो हमें मांगे मनवानी है उसे हम अपने संघर्ष करते हुए उसको आगे बढ़ें और मांगे मनवाएं, क्योंकि भिक्षावृत्ति से तो लोगों में हीनता की भावना में वृद्धि हो रही थी। तो ये उदारवादियों की जो नीति थी कि अनुनय विनय और प्रस्तावों द्वारा अपनी बातों को मनवाना, ये कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज
के ऊपर डिपेंड था कि वो उस बात को माने या ना माने। ये ब्रिटिश सरकार को सोचना होता था, क्योंकि अधिकतर वो नकारात्मक उत्तर दे देते थे, जिससे कि भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका स्वरूप हमें कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है और कांग्रेस में ही एक नई विचारधारा का तय होता है। तो भिक्षावादी वृत्ति में आस्था पर मिटने का तात्पर्य ये था कि जो उदारवादी थे उनकी मांगों को सदैव नजरअंदाज किया जा रहा था। नंबर 3, भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही भारत में आर्थिक शोषण, विभिन्न भू राजस्व बंदोबस्त, रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था और दोहरी शासन की नीति, ये सब ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि और कच्चा माल को भारत से बाहर भेजना और माल को जबरदस्ती खरीद लेना और तैयार माल भारत में सस्ते दामों में बेचना। इससे भारतीय कारीगरों मजदूरों की दशा दयनीय होती गई, किसानों की स्थिति बहुत खराब हुई, भुखमरी का शिकार हुए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसके लिए कोई सुधार सहायतापूर्ण कार्य नहीं किए, जिससे कि भारतीयों में विशेष असंतोष व्याप्त था, जिसने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके बाद अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार की अकर्मण्यता। तो अकाल और प्लेग 19 शताब्दी में अकाल और प्लेग महामारी काफ़ी व्यापक पैमाने पर फैले, लेकिन कभी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, भारतीयों की उपेक्षा की, उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। और ऐसे समय में दावतों का आयोजन कराना, सरकारी दावतों का आयोजन कराना भी भारतीयों के साथ एक मजाक था। अतः इस प्रकार की सरकार की अकाल की स्थिति में भारतीयों को आर्थिक सहायता न देना भी एक असंतोष का कारण बना। और सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारतीयों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस प्रकार से इस महामारी से बचाया जाए। और जब एक बार पूना में महाराष्ट्र में चापेकर बंधु ने किसी अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी, तो उनको बंदी बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इससे और अधिक असंतोष व्याप्त हो गया। तो सरकार दमनात्मक नीति अपनाती रही, कभी उन्होंने सहयोग की नीति नहीं अपनाई। सांस्कृतिक नवजागरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से भारत में एक नव जागृति पैदा की, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज और विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। भारतीयों में एक नव चेतना जागृत हो गई, जिससे कि वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उनको लगने लगा कि भारतीय संस्कृति सर्वोच्च है और अंग्रेजों द्वारा जो भारत में ये विश्व का वातावरण तैयार किया जा रहा है वो भारतीयों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और भारतीयों में अपने कर्तव्यबोध की भावना जागृत होना और विभिन्न और पुराने पंथी विचारों को छोड़ना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके बाद आम भारतीयों का अहंकारयुक्त व्यवहार। अंग्रेजों और आम भारतीयों ने हमेशा ही भारतीयों के प्रति नफरत की भावना को फैलाया, भारतीयों को निम्न दर्जे का नागरिक माना और उन्हें हीन दृष्टि से देखा, जिससे कि भारतीयों के मन में यह व्याप्त हो गया था कि भारत के लोगों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। और कभी भी अंग्रेजों ने आम भारतीयों के अभद्र व्यवहार के प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाया, जिससे कि लोगों में यानी युवा वर्ग के नेताओं में काफ़ी असंतोष व्याप्त था और उग्रवाद को बढ़ावा मिला। फिर आम भारतीय पत्रों का विरोधी दृष्टिकोण। आम भारतीय और ब्रिटिश समाचार पत्र थे वो सदा भारत के विरुद्ध भड़काऊ भाषण छापते रहते थे, जिससे कि भारतीयों के मन में असंतोष व्याप्त होता गया और आम भारतीयों ने भारतीयों के प्रति तरह तरह की बातों को छापा, जिससे कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुंचती थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति का समाचार पत्रों के माध्यम से मजाक उड़ाया। फिर इसके बाद आता है कल्चर के पूर्व के
शासकों के निंदनीय कार्य। तो लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन इन्होंने ऐसे कार्य किए जिससे कि जो भारतीय जो युवा वर्ग था और भारतीय जनता थी इनके कार्यों से नाराज रही। इन्होंने एल्गिन ने तो ये भी कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। अतः उसके इन विचारों की कठोर निंदा की गई और जो कर्जन के पूर्व शासक थे लॉर्ड लैंसडाउन एंड लॉर्ड एल्गिन, इनके विचारों ने भी उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। तो लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन सी दमनकारी नीति अपनाई उसको हम यहाँ देखेंगे। नंबर 1, केंद्रीकरण की नीति। तो लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीकरण की नीति को अपनाते हुए अधिक से अधिक शक्तियों का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया, जिससे कि यह बात स्पष्ट हुई कि अंग्रेजी सरकार जो है वो शक्तियों का विभाजन नहीं चाहती है, वो अधिक से अधिक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, जिससे कि उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 ने भी उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा सीटों की संख्या सीमित कर दी गई और जिससे कि लोगों के मन में ये बात आई कि इस अधिनियम से जो उनका भारतीयों का हित है वो वंचित होता है और भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली दरबार 1903। दिल्ली दरबार यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया। जब भयानक अकाल फैला हुआ था उस समय गरीबों का मजाक उड़ाया गया और भुखमरी अकाल के समय में दिल्ली में शानदार दावत का आयोजन हुआ, जिसे दिल्ली दरबार की घटना के नाम से जाना जाता है। जब इस प्रकार की घटना को भारतीयों ने देखा तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और लोगों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने यह सदैव प्रयास किया कि जो नए कॉलेज खोले जाएंगे उसकी परमिशन अंग्रेज सरकार से ही लेनी होगी और उसके नियम कठोर बना दिए गए, जिससे कि उच्च शिक्षा के माध्यम भारतीयों के लिए कम हों और नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए। अतः इससे क्या है, आम भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित होने लगा। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ने भारतीयों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा पैदा की, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि यदि भारतीय ज़्यादा पढ़े लिखे या उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो उनके लिए सरदर्दी बनेंगे। तो उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का प्रयास किया। इसके बाद है सरकारी गोपनीय विषयों से संबंधित अधिनियम। बहुत सारे ऐसे गोपनीय विषय थे जिसको सरकार उजागर नहीं करना चाहती थी और वो चाहती थी कि इनको आम जनता से दूर रखा जाए और जिससे भी लोगों में रोष की भावना व्याप्त हो गई और उन्होंने उग्र मार्ग को पकड़ा। इसके बाद सैनिक खर्चे। अब सैनिक खर्चों में हम देखते हैं कि अंग्रेज अलग अलग मोर्चों पे युद्ध कर रहे थे अंग्रेज सरकार, लेकिन उसमें क्या था कि भारतीय भर्ती हो जाते थे और जब उनको वो अपाहिज हो जाते थे युद्ध के दौरान तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता था और सैनिक जो खर्चा था उसको ब्रिटिश सरकार भारतीयों से ही वसूल रही थी। यानी युद्ध अपने लिए लड़ रही थी और उसका सारा खर्चा भारत से वसूला जा रहा था, जिससे कि भारत की जनता बहुत नाराज थी और भारत के जो युवा वर्ग के नेता थे वो भी इस बात से नाराज थे और उन्होंने इसीलिए एक संघर्ष का मार्ग पकड़ा कि जिस प्रकार अंग्रेज हिंसा का प्रयोग करते तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद है विक्टोरिया मेमोरियल। अब विक्टोरिया मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की याद में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता में 1 करोड़ रुपए
की लागत से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया, लेकिन भारतीय तो ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो विक्टोरिया का मेमोरियल का वह कैसे स्वागत करें, तो इस मेमोरियल का भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया और उनके मन में ये बात आई कि 1 करोड़ रुपया ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल बनाकर ब्रिटिश सरकार को प्रसन्न करने का ही प्रयास मतलब कार्य किया है। तो लॉर्ड कर्जन की यह बहुत बड़ी एक तरह से गलत नीति मानी जा सकती और गलत कार्य है। इसके बाद बंगाल में अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि जब भारत में राष्ट्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ अपने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहे थे, तो लॉर्ड कर्जन ने इस मतलब स्वतंत्रता संग्राम के कार्य को बाधित करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, यह कहते हुए पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल कि आप हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, आपके लिए अलग अलग राज्य ही ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा करता है और लॉर्ड कर्जन ने इसका पूरा लाभ उठाया और हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास किया, जिससे कि युवा वर्ग के नेता थे वो इसका काफ़ी इसकी आलोचना की और वे उग्र विचारधारा की तरफ बढ़े। इसके बाद बाल पाल लाल का नेतृत्व भी काफ़ी हद तक उग्रवादी विचारधारा के लिए मतलब जिम्मेदार माना जा सकता है कि वो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व भी भारतीयों में एक नया उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में वो कौन सी घटनाएं थी जिसने भारत में उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नंबर 1 थी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जैसा कि हमने देखा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाए हुए थे। उनके साथ जो घटना रेलगाड़ी वाली घटित हुई, जब उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा जाता है और जब मना करने पर उन्हें ज़बरदस्ती रेलगाड़ी के डब्बे से उतार दिया जाता है, तो इससे महात्मा गांधी को काफ़ी ठेस पहुँचती है और रंगभेद नीति का वो अफ्रीका में विरोध करते रहे। और जब भारतीयों ने इस घटना के बारे में जाना तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और इस दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार महात्मा गांधी के साथ हुआ, इसने भी उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके बाद जापान के रूस पर विजय, भारतीयों को यह जो बिंदु था बहुत अधिक प्रेरणा दी, क्योंकि उनका मानना था कि जापान जैसा एक छोटा देश और रूस को वो पराजित कर देता है, तो हम भारतीय अंग्रेजों को क्यों नहीं पराजित कर सकते, हम उन्हें युद्ध में या किसी भी क्षेत्र में हम उन्हें पछाड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। तो इस घटना ने भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अन्य घटनाओं में देखें तो इटली अबिसिनिया युद्ध 1895 से 96 ईस्वी, बोअर युद्ध 1899 से 1902 और बक्सर विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी और युवा तुर्क क्रांति 1908 ईस्वी और चीन की क्रांति 1911 ईस्वी। इन घटनाओं में भी भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उग्रवादियों के कार्यविधि क्या थी, मतलब उग्रवादी किस प्रकार से अपने कार्यों को करने को महत्व देते थे, उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, उग्रवादी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के विरोधी थे। उग्रवादी में उग्र विचारधारा के जो गर्मपंथी थे वो ये मानते थे कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति तो सबसे उच्च कोटि की है और पश्चिमी जो सभ्यता है वो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है, अतः उन्होंने सदैव पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का विरोध किया। नंबर 2, स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य। उग्र विचारधारा के जो लोग थे वो स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य रखते थे। उनका मानना था कि गुलामी का जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता, अतः स्वराज, अपना देश, अपना शासन
होना चाहिए। अतः जो उदारवादी थे ये चाहते थे कि ये अंग्रेजों को शासन के अंतर्गत उत्तरदायी शासन हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन उग्रवादी ये चाहते थे कि अपना देश, अपना राज्य, अपनी सरकार। तो ऐसी इनकी इच्छा थी। अंग्रेजों की न्याय परोपकारिता में विश्वास नहीं था उग्रवादियों का। इस अंग्रेजों की क्योंकि न्याय व्यवस्था में ये दोष था कि भारतीयों को एक ही अपराध के लिए अलग दंड और अंग्रेजों के लिए अलग दंड। अंग्रेजों के मुकदमे भारतीय न्यायालय में नहीं सुने जा सकते, न उनको मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। ये हमने गिलबर्ट बिल में भी देखा। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में उग्रवादियों की विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि भारतीयों के लिए भारतीय न्यायालय, भारतीय मजिस्ट्रेट ही उनका मुकदमा सुने और उनको उचित न्याय दें, जबकि अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अंग्रेज किसी को भी रातों रात मृत्युदंड दे देते थे आरोप प्रत्यारोप लगाकर, जैसा कि चापेकर बंधुओं के साथ हुआ। इसके बाद उग्रवादी देश हित आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। जो उग्रवादी थे वो देश हित की बातों पर विशेष ध्यान देते थे। उनका मानना था कि सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान अत्यंत आवश्यक है और यह उनकी मौलिक आवश्यकता होती है। उनकी सरकार को उनको देना ये उनका कर्तव्य है। तो और आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारतीयों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो इससे देश की भी उन्नति होगी। इसके बाद भारतीयों में नूतन राष्ट्रीयता को पैदा करना ये भी उग्रवादियों की महत्वपूर्ण कार्य था। उनका मानना था कि भारतीयों को सदैव इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि किसी उनके अंदर अधिक से अधिक उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो, जिससे कि अधिक शीघ्र भारत स्वतंत्र हो सके। और भारतीयों में नूतन राष्ट्रीयता पैदा करना ये उग्रवादियों का विशेष लक्ष्य रहा। इसके बाद संघर्ष से राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता अनुनय विनय, उदारता से, क्षमा याचना से और आग्रह से नहीं प्राप्त होगी। इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा और चाहे इसके लिए हिंसा का सहारा क्यों नहीं लेना पड़े। तो ये थे उग्रवादियों की कार्यविधि। इसके बाद उदारवाद तथा उग्रवाद में अंतर, डिफरेंस क्या क्या था उदारवाद तथा उग्रवाद में, उसको भी हम जानते हैं। नंबर 1, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति। अब राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति में मूल अंतर ये था कि उदारवादी तो अपने आवेदनों के द्वारा, अपने अनुनय विनय के द्वारा, अपने प्रस्तावों के द्वारा अपने कार्यों को कराने में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी अपने आंदोलन के द्वारा, अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा और अपनी गिरफ्तारी के द्वारा ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि यदि अंग्रेज ईंट फेंकते हैं तो उसका जवाब पत्थर से देना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो ब्रिटिश सत्ता और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति और अंग्रेज शिक्षा में अटूट आस्था रखते थे, जबकि उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे वो हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान और उन्नति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हमारी संस्कृति विश्व में सबसे उच्च संस्कृति है, उच्च सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। नंबर 3, न्याय संगत हिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे जैसे कि सुरेंद्रनाथ महराज जी, दादा भाई नौरोजी और रेमंड, ये मानते थे कि मतलब अपने प्रस्तावों द्वारा हमें उचित न्याय प्राप्त हो जाएगा और अंग्रेज हमारे इतने दुश्मन नहीं है इतना हम सोचते हैं। जबकि उग्रवादी ये मानते थे कि अंग्रेज वही न्याय करेंगे जो उनके हित में होगा, अगर हित में नहीं होगा तो वो उसके बारे में सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। ऐसा ही लाल बाल ने भी अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया। समर्थन के आधार पर उदारवादी ब्रिटिश सरकार को समर्थन देते थे। वे उस शासन
के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की कल्पना करते थे, जबकि उग्रवादी इस ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का समर्थन नहीं देते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार अपना उल्लू सीधा करती है और भारतीयों को मूर्ख बनाती है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के संबंध में, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में उदारवादियों के ये विचार थे, वो बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी का बहिष्कार और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार वो नहीं चाहते थे। उदारवादी हमेशा उनका समर्थन करते रहे। वो धीरे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ऐसा नहीं सोचते थे। वो सदैव ये चाहते थे कि हमारा देश, हमारी सरकार और हमारे ही लोग, तो फिर अंग्रेज भारत में क्यों। इसके बाद वॉकआउट के संबंध में अंतर। तो वॉकआउट, उदारवादी तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने प्रस्तावित आवेदनों के माध्यम से अपना विरोध प्रस्तुत करते थे, जबकि उग्रवादी ऐसा कायरता की निशानी मानते थे। उनका मानना था कि अनुनय विनय करने से भिक्षा मांगने के समान है और आज़ादी भिक्षा में प्राप्त नहीं हो सकती। तो उन्होंने सदैव उसका एक तरह उग्र मार्ग अपनाते हुए सदैव वॉकआउट किया और आंदोलन किए और प्रदर्शन भी किए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा में उदारवादी मानते थे कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति और साहित्य और अंग्रेजी भाषा भारतीयों के लिए बहुत हितकारी है और इससे भारतीयों को नया ज्ञान प्राप्त होगा और भारत भी धीरे धीरे उन्नति करेगा। लेकिन उग्रवादी भारत की जो सर्वोच्च, जो वेद, उपनिषद, पुराण, इन्हीं को सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय जो शिक्षा है, भारतीय जो प्राचीन साहित्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। अतः उन्हीं का शिक्षा भारत में लोगों को दी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों में राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि हो। इसके बाद अंग्रेज राज की प्रशंसा। तो उदारवादी ने हमेशा अंग्रेज राज की प्रशंसा की और अंग्रेज राज को उत्तरदायी शासन बताते हुए उनका सदैव पक्ष लेते रहे, जबकि उदारवादी अंग्रेज राज की प्रशंसा कभी नहीं की। उन्होंने बोला कि यह अंग्रेजी राज तो धोखे का शासन है, ये सदैव वही काम करते हैं जिससे इनको लाभ होता है, भारतीयों को इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है कार्यक्रम की दृष्टि से। तो कार्यक्रम हमेशा उदारवादियों का नरम रहा और उन्होंने कभी ऐसा कोई साधन नहीं अपनाया जिससे कि अंग्रेज सरकार नाराज हो जाए, जबकि उग्रवादी सदैव संघर्ष करने को तैयार रहते थे। उन्हें जेल जाना पड़े या किसी भी अंग्रेज अफसर को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़े, तो इसके लिए उग्रवादी सदैव तैयार रहते थे। तो कार्यक्रम की दृष्टि से भी उदारवाद और उग्रवादियों में काफ़ी अंतर था, जिसको हमने हिंदुओं में देखा। अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि जिन्होंने जेल में रहकर गीता रहस्य और आर्किटिक होमिंदा वेदास आदि ग्रंथों की रचना की। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में जन्म हुआ था और इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और इन्होंने भारतीयों का अपना पूरा समर्थन दिया। तिलक पर मुकदमा और सजा। तिलक पर यह कहकर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने जनता को भड़काऊ भाषण देकर उत्तेजित किया है और आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः पूना में रेड की हत्या हो जाने के बाद तिलक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई गई और इससे तिलक की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। जब तिलक जेल से रिहा हुए तो उनका भारतीयों में बहुत बड़ा सम्मान बढ़ गया था और उनकी लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करने लगे और तिलक पर
तिलक जब जेल से छूटने के बाद उन्होंने भारतीयों का कुशलता से नेतृत्व किया। तिलक और कांग्रेस का विभाजन। तिलक और कांग्रेस में धीरे धीरे असंतुष्टि का वातावरण पैदा होता जा रहा था। कांग्रेस के बहुत से नेता ये सोच रहे थे कि कांग्रेस जो जिस कार्यप्रणाली से अपना काम कर रही है उससे भारतीयों का कभी हित संभव नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सदैव इस बात को ध्यान में रखते थे कि भारतीयों का लाभ अहित किसमें हो वह काम जरूर करना है, क्योंकि वो मानते थे कि भारतीय जो हैं वो अगर उनको ज़्यादा बढ़ावा देंगे, उन्हें अच्छे अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें वो शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो ब्रिटिश सरकार के लिए सिरदर्दी बनेंगे। तो तिलक और अन्य जो नेता थे वो कांग्रेस में धीरे धीरे अलग होते चले गए और कांग्रेस का विभाजन हुआ। तिलक की रिहाई और आंदोलन में सक्रियता। तो तिलक जब जेल से रिहा होते हैं तो वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में और अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी सक्रियता से ही भारतीयों को एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है और भारत के लोग अब पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते हैं और 1914 ईस्वी में जेल से मुक्त हुए थे। तो उन्होंने मांडले जेल में रहकर गीता रहस्य और आर्किटेक्ट ऑफ होम इन द वेदास नामक ग्रंथों की रचना की, जो भी इन ग्रंथों ने भी भारतीयों को बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान की। तो आज हमने उग्रवादी और तिलक के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवादियों का उदय, उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कारण, राष्ट्रीय कारण और अंतर्राष्ट्रीय कारण थे। तो राष्ट्रीय कारण हमने ये देखे और अंतर्राष्ट्रीय कारणों में ये उग्रवादियों की कार्यविधि क्या थी उसके बारे में जाना, उदारवाद तथा उग्रवाद में अंतर को देखा कि उनकी कार्य प्रणाली में किस प्रकार का अंतर था और बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार से भारतीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ओके।